Hello students, our today's topic is strange case of ब्रिटेन। अब इस टॉपिक में स्टूडेंट हम ये पढ़ेंगे कि जो ब्रिटेन था आपका नेशन स्टेट में कैसे बना। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। अगर हम 18th सेंचुरी के पहले देखेंगे तो हमें वहाँ पर कोई भी ब्रिटिश नेशन देखने को नहीं मिलता था। द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश इसल वर एथनिक वन। तो ब्रिटिश इसल का मतलब हो गया जो ग्रुप था आपका ब्रिटिश पीपल का, उनकी आइडेंटिटी जो पहचान होती थी लोगों की, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वो अलग अलग थी। उसमें कुछ इंग्लिश थे, कुछ वेल्श थे, कुछ स्कॉटिश थे, कुछ आयरिश थे। तो कॉमन आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी किसी की भी नहीं थी। उनका अपना अपना कल्चर होता था, अपना अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशंस फॉलो करने की उनकी परंपराएं होती थी। But as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation of the island. लेकिन फिर क्या हुआ? क्योंकि जैसे जैसे इंग्लिश नेशन जो था आपका, ये जो आपका धीमे धीमे ग्रो करने लगा, जब उसके पास पैसा आने लगा, इम्पोर्टेंस आने लगी, पावर में बढ़ने लगा, तो एक तरीके से इंग्लिश नेशन आपका फिर क्या करने लगा, दूसरे जो और नेशंस थे उसके ऊपर अपना प्रभाव डालने लगा। उनके ऊपर उसका प्रभाव क्यों पड़ने लगा? क्योंकि ये ग्रो कर रहा था पैसे में, पावर में। द इंग्लिश पार्लियामेंट which has seized power from the monarchy in 1688 at the end of the protracted conflict was the instrument through which the nation state with England at its center came to be forged. तो 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया था? उन्होंने किया ये था कि जो मोनार्क होते थे उनकी पावर कुछ एक तरीके से जब्त कर लिया था, और काफ़ी लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई होने का नतीजा क्या हुआ कि इंग्लैंड एक तरीके से सेंटर में आया और नेशन स्टेट की स्थापना हुई। मतलब नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट सेंटर, तो नेशन स्टेट बना और इंग्लैंड उसमें सेंटर में था। एक्ट ऑफ यूनियन हुआ किसके बीच में? एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ, जिसकी वजह से क्या बना आपका? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। तो एक तरीके से इंग्लैंड जो था अपना प्रभाव डाल रहा था किसके ऊपर? स्कॉटलैंड के ऊपर, क्योंकि इंग्लैंड जो था आपका पावरफुल था पैसे में भी और साथ ही साथ पॉलिटिकली भी, तो उसका प्रभाव वो स्कॉटलैंड पे डाल रहा था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its English member। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो जितने भी मेंबर्स होते थे ज़्यादातर इंग्लिश मेंबर्स होते थे, उन्हीं का सारा बोलबाला भी होता था। The growth of British identity meant that the Scotland distinct culture and political institution was systematically suppressed। तो ब्रिटिश का बढ़ने का मतलब ये था कि उनकी जैसे जैसे पहचान, आइडेंटिटी बढ़ रही थी, तो स्कॉटलैंड का कल्चर और उनके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते थे उनको धीमे धीमे दबाया जा रहा था। तो ब्रिटिशर्स की आइडेंटिटी बढ़ रही थी और स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी धीमे धीमे सप्रेस की जा रही थी, दबाया जा रहा था। तो स्कॉटिश हाईलैंडर्स में रहने वाले वहाँ के निवासी जो कि कैथोलिक क्लैन से बिलोंग करते थे, मतलब एक तरीके से ये आपका ग्रुप होता था, कैथोलिक ग्रुप होता था, तो जो वहाँ पे इनहेबिटेड मतलब रहने वाले जो थे वो बहुत ही सफ़र कर रहे थे, बहुत ही सफ़र ज़्यादा कर रहे थे, उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। सफ़र टेरिबली रिप्रेशन, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र किस चीज़ का मतलब? टेरिबल, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा उनको दबाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था जब भी वो कभी भी इंडिपेंडेंस की, अपनी आज़ादी के लिए कुछ काम करना चाहते थे या करना चाहते थे। स्कॉटिश हाईलैंडर्स को उनकी भाषा में भी बात करने नहीं दिया जाता था, जो उनकी भाषा होती थी वो गैलिक लैंग्वेज होती थी, वो भी उन्हें यूज़ नहीं करने दिया जाता था। जो उनकी नेशनल ड्रेस होती थी वो भी उनको पहनने नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ बहुत सारे स्कॉटिश हाईलैंडर्स को उनके ही घर से, मतलब होमलैंड, मतलब जो उनकी मातृभूमि है, जो उनका घर था, उनको वहाँ से ज़बरदस्ती बाहर निकाला जा रहा था। तो इस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर में हाँ, आपके जो स्कॉटिश जो लोग थे उनके साथ ये बर्ताव हो रहा था। आयरलैंड, आयरलैंड सफ़र्ड अ सिमिलर फेट, और आयरलैंड के साथ भी लगभग सब कुछ ऐसे ही हो रहा था, वो भी इसी तरीके की चीज़ों से परेशान थे। इट वॉज़ अ कंट्री, ये एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर दो तरीके के आपके ग्रुप्स थे। एक ग्रुप आपका कैथोलिक ग्रुप था, दूसरा आपका प्रोटेस्टेंट ग्रुप था। तो जो इंग्लिश आपके थे, तो जो वो किसकी मदद कर रहे थे आयरलैंड में? वो प्रोटेस्टेंट्स की मदद कर रहे थे, कैथोलिक की मदद नहीं कर रहे थे, ताकि वो एक तरीके से क्या कर सके, कैथोलिक, क्योंकि आयरलैंड एक आपकी कैथोलिक कंट्री थी, क्योंकि यहाँ पे कैथोलिक बहुत ज़्यादा थे,
और प्रोटेस्टेंट्स कम थे, लेकिन इंग्लिश जो थे मदद किसकी कर रहे थे, इनकी कर रहे थे, प्रोटेस्टेंट्स की कर रहे थे, कैथोलिक पे नहीं कर रहे थे। तो वो एक तरीके से प्रोटेस्टेंट्स को मौका दे रहे थे कि कैथोलिक कंट्री के ऊपर कब्जा करने के लिए, अपना हक जमाने के लिए इंग्लिश इनकी मदद कर रहे थे। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्ज कैथोलिक कंट्री। तो इंग्लिश ने एक तरीके से मदद करी जो आयरलैंड में रहने वाले प्रोटेस्टेंट्स थे उनकी, ताकि वो अपनी डोमिनेंस, अपना अपना अधिकार जो है कैथोलिक कंट्री के ऊपर बना सके। कैथोलिक्स ने क्या किया, एक तरीके से फिर क्या किया, जब उनके साथ इस तरह से बर्ताव होगा तो वो क्या करेंगे, वो रिवोल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे। उन्होंने विद्रोह किया ब्रिटिश के ऊपर कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो प्रोटेस्टेंट्स की मदद क्यों कर रहे हैं, और काफ़ी लंबा ये लड़ाई चलती रही। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ टोनी एंड द यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड वॉज फोर्सफुली इंकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन इन 1801। काफ़ी लंबा स्ट्रगल चला, रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, और इस रिवोल्ट में एक आपके वोल्फ टोन का नाम दिया हुआ है, वोल्फ टोन, और दूसरा आपके हैं यूनाइटेड आयरिशमैन। इन्होंने एक तरीके से विद्रोह किया, रिवोल्ट किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, और 1801 में ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड को जोड़ दिया गया। एक नया ब्रिटिश नेशन आपका बना। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्ज थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ द डोमिनेंट इन इंग्लिश कल्चर। इस तरीके से ब्रिटिश नेशन की स्थापना हुई, वो बना, और उसमें क्या हमें देखने को मिला, इंग्लिश कल्चर पूरी तरीके से डोमिनेंट, पूरी तरीके से डोमिनेट करता हुआ, एकाधिकार जमाता हुआ इंग्लिश कल्चर को दिखाते हुए ब्रिटिश नेशन की स्थापना हुई। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का नया सिंबल क्या था, नया तरीके का फ्लैग, उनका नया झंडा यूनियन जैक, नया नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें क्या करी गई, प्रमोट करी गई, वर एक्टिवली प्रमोटेड, एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबॉर्डिनेट पार्टनर इन दिस यूनियन। और ये जो नया आपका ब्रिटेन बन के खड़ा हुआ था, इसमें जो पुराने नेशंस थे वो सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे, सिर्फ इसलिए, कैसे सर्वाइव कर रहे थे, सबॉर्डिनेट पार्टनर की तरह, कि मतलब ठीक है आप साथ में हैं, सबॉर्डिनेट हैं हमारे, और मेन पार्टनर नहीं है, सबॉर्डिनेट हैं, नीचे हैं हमसे। नेक्स्ट टॉपिक, विजुलाइजिंग द नेशन। स्टूडेंट जो 18 और 19 सेंचुरी के जो आर्टिस्ट होते थे, कलाकार होते थे, उन्होंने नेशन को, राष्ट्र को दिखाने के लिए एक नया तरीका ढूंढा था, ताकि वो नेशन को एक अलाइव पर्सन की तरह दिखा सकें। दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ़ इट वॉर अ पर्सन। तो मतलब वो देश को ऐसे दिखा रहे थे कि वो एक कोई देश ना हो, कि इंसान है। क्योंकि जब हम किसी को उनका ये मानना था कि जब हम किसी नेशन को पर्सन की तरह दिखाएंगे तो लोग उससे ज़्यादा जुड़ पाएंगे। तो नेशन को कैसे पोर्ट्रेट किया जा रहा था, फीमेल फिगर, महिलाओं को, जैसे महिलाओं का जो फीमेल फिगर्स होती हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा था नेशन आपका। और दिखाने का पर्पस सिर्फ यही था, क्योंकि जो आइडिया हमारे दिमाग में था, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कि देश ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो देश को फ्रीडम चाहिए, देश जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो इस आइडिया को जो दिमाग में था उसको एक रूप देने के लिए फीमेल फिगर्स का इस्तेमाल किया गया। फीमेल फिगर बिकेम एन एलोग्री ऑफ द नेशन। तो फीमेल फिगर एक तरीके से सिंबल बन गई थी आपकी, एलोग्री ऑफ नेशन, मतलब नेशन की एलोग्री बन गई थी। और एलोग्री का मतलब होता है जब हमारे दिमाग में कोई आइडिया होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको दर्शाते हैं किसी इंसान के रूप में, किसी थिंग या चीज़ के, वस्तु के रूप में, तो उसे हम एलोग्री कहते हैं। तो नेशन को भी दिखाना था कि नेशन भी एक जीता जागता इंसान है और उसकी भी लिबर्टी है, डिग्निटी है, तो इसलिए फीमेल फिगर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब यहाँ पर दो आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला, फीमेल फिगर एलोग्री वर इन्वर्टेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। नेशन को दिखाने के लिए आर्टिस्ट क्या कर रहे थे, फीमेल एलोग्रीज को इन्वेंट कर रहे थे, बना रहे थे। जैसे कि फ्रांस में क्या हुआ था, इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मेरेनी अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। तो फ्रांस में मेरेनी आपकी फीमेल एलोग्री बनी, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशन, जिसको क्या दिखाया जा रहा था, वो नेशन को शो कर रही थी। ये आपकी मेरेनी जो फिगर थी, ये फ्रांस नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब इनके मेन फीचर्स क्या थे, लिबर्टी एंड रिपब्लिक, आज़ादी, रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेड मतलब क्राउन,
स्टैच्यूज वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर, और जगह जगह पब्लिक की जो जगहें होती थी बैठने की, जैसे स्क्वायर जो मतलब जहाँ पे जैसे हम क्या कहते हैं स्क्वायर्स का मतलब जैसे हिंदी में चबूतरा, ठीक है, पब्लिक जो प्लेसेस होती थी वहाँ पे इनके स्टैच्यू लगाए जाते थे ताकि लोगों को ये याद दिलाया जा सके कि नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी ये हमारे देश का देश को शो कर रही है। और उनसे उनको एक तरीके से उनके ऊपर प्रभाव डाला जाता था, परसुएट किया जाता था टू आइडेंटिफाई विद इट, कि लोग उससे अपने आप को जोड़ सकें। मेरेनिया इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प, यहाँ तक कि सिक्कों के ऊपर, स्टैम्प के ऊपर भी इनकी इमेजेस को लगाया जाता था। कॉइन्स पे ये इमेजेस देखने को मिल जाती थी, स्टैम्प पे देखने को मिल जाती थी। उसी तरीके से जर्मन नेशन की एलोग्री कौन बनी, जर्मेनिया। और इनके फीचर्स क्या थे, इनका फीचर ये था कि इनके सर पे एक क्राउन होता था, ताज होता था ओक की पत्तियों का, और जो कि क्या शो करता था, हीरोज़म, जो जैसे एक हीरो होता है उस तरीके से जर्मेनिया के सर पे जो क्राउन होता था वो ये चीज़ शो करता था। लास्ट टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इस टॉपिक में स्टूडेंट आपको एक रीजन के बारे में बताया गया है कि यूरोप में 1871 में एक आपका एरिया था बाल्कन। तो बहुत ज़्यादा इस एरिया में टेंशन हो गई थी। अब ये टेंशन क्यों हो गई थी, क्योंकि बाल्कन एक आपका स्टूडेंट ऐसा इलाका था, ऐसा रीजन था जहाँ पे जोग्राफिकली मतलब जोग्राफिकल अगर देखा जाए या एथनिक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें थी। Balkan was a region of geographical and ethnic variation comprising modern day रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया। अब ये सारे जो नाम दिए गए हैं स्टूडेंट की, ये सारी चीज़ें बाल्कन में जुड़ी हुई थी। अब एक तरीके से अगर हम मॉडर्न डे में आज की तारीख में देखें ये सब जुड़ा हुआ है। तो बाल्कन आपका एक ऐसा इलाका था, ऐसा रीजन था जहाँ पे जोग्राफिकली और एथनिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव था, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। तो बाल्कन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। बाल्कन का एक लार्ज पार्ट, एक बड़ा हिस्सा जो था ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था कि ओटोमन एम्पायर आपका क्या हो गया था, हार गया था और डिसइंटीग्रेट, टूटने लगा था। तो बाल्कन रीजन अब क्या हो गया था, बहुत ही एक्सप्लोसिव, एक खतरनाक कह सकते हैं, बहुत ही एक्सप्लोसिव इलाका हो चुका था, क्योंकि ओटोमन एम्पायर आपका डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through the modernization and internal reform, but with very little success. Ottoman Empire ने काफ़ी कोशिश करी अपने आप को मॉडर्नाइज करने की, अपने देश के अंदर की चीज़ों को बदलने की, लेकिन उनको ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। एक के बाद एक क्या होने लगा अलग अलग जगहों पे क्या होने लगा, अलग अलग जो आपके नेशनलिस्ट थे वो क्या होने लगे, कंट्रोल करने लगे चीज़ों को। कंट्रोल नहीं, ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल, मतलब ओटोमन एम्पायर से टूटने लगे, उनका कंट्रोल इनके नेशनलिस्ट के ऊपर से हटने लगा। और अब सब क्या चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। Balkan people based their claim for independence or political right on nationality and used history to prove that they had once been independent, but which subsequently being subjugated by foreign power. Hence, the rebellious nationalists in the Balkan thought of their struggle as attempt to win back their long lost independence. तो बाल्कन के जो लोग थे वो भी अब क्लेम करने लगे थे आज़ादी की, पॉलिटिकल अधिकारों की, अपनी नेशनैलिटी की, अपनी अपनी पहचान की, और इसके लिए उन्होंने अपने इतिहास को यूज़ किया। अपने अपनी हिस्ट्री से उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि पहले हम आज़ाद थे, लेकिन फॉरेनर्स की आने की वजह से हम कहीं ना कहीं क्या हो गए, किसी देश के गुलाम हो चुके थे, ओटोमन एम्पायर के गुलाम हो चुके थे। तो जो बाल्कन में जो जो रेबेलियस, जो विद्रोही, जो आपके नेशनलिस्ट थे, उनका स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था। और उनका स्ट्रगल किस चीज़ के लिए था कि उनको जो खोई हुई उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको हासिल करना है। As the different Slavic nationalists struggle to define their identity and independence, the Balkan area become an area of intense conflict. तो सैल्विक मतलब वहाँ के रहने वाले जो लोग होते थे उनको कहा जाता था। तो जो सैल्विक होते थे, जो सैल्विक राष्ट्र जो रहने वाले जो नेशनलिस्ट थे, तो
अब वो स्ट्रगल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी पहचान चाहिए थी, उनको आज़ादी चाहिए थी। तो बाल्कन एरिया जो था एक तरीके से कैसा एरिया बन गया था, कैसा इलाका बन गया था, लड़ाई वाला, कॉन्फ्लिक्ट वाला। तो बाल्कन में जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी राज्य थे, वो एक दूसरे से हमेशा जेलस करते थे, एक दूसरे से जलते थे और एक दूसरे की टेरिटरी जो थी, उनकी जो सीमा होती थी, एक दूसरे की सीमा पे कब्जा करने का हमेशा प्रयास करते रहते थे और हमेशा दूसरे के खर्चे के ऊपर, मतलब अपना खर्चा भी ना हो और दूसरे का इलाका भी मिल जाए, इस तरीके की चीज़ें वहाँ चल रही थी। मैटर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब बन गया जब बाल्कन में बहुत बड़ी बड़ी पावर्स आ गई, बड़ी बड़ी राइवलरी, मतलब एक दूसरे के दुश्मन वाली जो बड़ी बड़ी पावर्स होती थी, यूरोपियन पावर्स, वो आ गई। इसी टाइम में क्या हुआ था कि बहुत बड़ी बड़ी जो यूरोपियन पावर्स होती थी उनमें लड़ाइयाँ चलती रहती थी। वो एक दूसरे के दुश्मन होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि कोई ना कोई ट्रेडिंग को लेके दुश्मनी हो जाती थी, व्यापार को लेकर, या फिर कॉलोनीज़ के ऊपर कब्ज़ा कौन करेगा। कॉलोनीज़ का मतलब जैसे किसी दूसरे देश में हम गए और वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना ली। तो इस तरीके की राइवलरी, दुश्मनी यूरोपियन पावर्स में चलती रहती थी। There was intense rivalry among the European power over the trade and colony as well as the naval and military right। तो मतलब नेवल मतलब पानी की बात हो रही है और मिलिट्री माइट मतलब मिलिट्री हो गई, पानी हो गया, और कॉलोनीज़ मतलब दूसरे देशों के कॉलोनीज़ के ऊपर कब्जा करना, व्यापार करना। तो ये सब टॉपिक्स होते थे जिनके ऊपर यूरोपियन पावर्स की लड़ाइयाँ चलती रहती थी। These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded। Each power, अब इसमें कौन कौन सी पावर थी आपकी, जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रियो हंगरी, वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बाल्कन। तो बाल्कन पे एक तरीके से अपनी पावर का दूसरे दूसरे की पावर पर कब्जा करना और साथ ही साथ बाल्कन के ऊपर कंट्रोल करना, ये चीज़ें अब इसमें बड़ी बड़ी पावर्स इन्वॉल्व हो चुकी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक सीरीज ऑफ वॉर, मतलब एक लाइन से युद्ध हुए एंड फाइनली क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। नेशनलिज्म तो चल ही रहा था स्टूडेंट, साथ ही साथ अब क्या कॉन्सेप्ट आ गया था, इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है व्हेन वन पावरफुल स्टेट डोमिनेट द अदर स्टेट। जब कोई एक बहुत ही पावरफुल स्टेट जो है किसी दूसरे स्टेट को कब्जा करने का प्रयास करता है, उसके ऊपर प्रभाव डालता है अपना, उसको डोमिनेट करता है। जो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया था, इंडिया आपका इतना रिच नहीं था, पावरफुल नहीं था, लेकिन आपके ब्रिटिशर्स थे, वो यहाँ पर आए और हमें डोमिनेट करने लगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, इम्पीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म के साथ साथ क्या आ गया, इम्पीरियलिज्म, जिसकी वजह से यूरोप में एक तरीके से डिजास्टर, तबाही आ गई 1914 में। बट मीन वाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज बाय द यूरोपियन पावर बिगैन टू अपोज द इम्पीरियल डोमिनेशन। तो ये वो टाइम था स्टूडेंट्स जब बहुत सारी कंट्रीज विश्व की कहीं ना कहीं यूरोपियन पावर्स की वजह से क्या हो रही थी, डोमिनेट हो रही थी। क्यों? क्योंकि यूरोपियन पावर्स अपनी अपनी कॉलोनीज दूसरे देशों में बना रही थी और उनको डोमिनेट कर रही थी। तो अब दूसरे जहाँ पर कॉलोनीज बनाई जा रही थी, तो वो देश अब क्या करेंगे, एक तरीके से रिवोल्ट करेंगे। Anti-imperialist movement that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation state and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism। तो एक तरीके से एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट चलने लगे, हर जगह डेवलप्ड होने लगे, और नेशनलिस्ट जो थे अब उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही थी कि इंडिपेंडेंट नेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इम्पीरियलिज्म आ चुका था और अलग अलग जगहों पे कॉलोनीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन आई हैव गिवन यू सर्टेन क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व इट। थैंक यू।